Welcome students in the online tutor classes. Myself, Mr. Manoj Kumar, Faculty of Education, Japsabru Cooperative College. Today we will discuss on the topic standard scores. मानक प्राप्तांक पर हम चर्चा करेंगे. So when we select a sample randomly from a population, then we get the samples, random samples from a population, and when a test has been conducted on the students, whatever the scores obtained, that are raw scores. ये मूल प्राप्तांक होते हैं जो हम प्राप्त बच्चों को विभिन्न परीक्षणों के द्वारा प्राप्त करने की कोशिश करते हैं. और ये मूल परीक्षण जो raw scores है, itself has no meaning. It has no meaning itself. It gets meaning only when it is compared with some reference group or groups. अगर हम किसी रेफरेंस यानी संदर्भित समूहों से हम इसकी तरफ तुलना करेंगे, तब ये इसका अर्थ जो है अर्थ प्रदान करता है. ये जो स्कोर्स है, स्टैंडर्ड स्कोर्स, ये डिराइव स्कोर्स होते हैं. ठीक है, ये व्युत्पन्न प्राप्तांक होते हैं जो हम रॉ स्कोर्स से प्राप्त करते हैं. इसका बहुत ही इम्पोर्टेंस हमारे एजुकेशन में है, क्योंकि जैसे कि आपके सिलेबस में प्रिस्क्राइब किया हुआ है, इट हैज़ बीन प्रिस्क्राइब इन योर सिलेबस that Z scores and T scores are the standard scores which are to be discussed. ऐसे परसेंटाइल रैंक वगैरह भी होते हैं, और इसे देखा जाए तो स्टेनाइन स्कोर्स और ये डेविसन स्कोर्स, उसके बाद स्टेनाइन स्कोर्स हुए, डेविसन स्कोर्स. देयर आर सो मेनी स्टैंडर्ड स्कोर्स, बट एज इट इज प्रिस्क्राइब इन योर सिलेबस देयर आर 2 Z scores and T scores. So standard scores are the derived scores from the raw scores in the distribution. यह एक व्युत्पन्न प्राप्तांक है जो किसी भी वितरण में हम मूल प्राप्तांकों से प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, और ये डेविएशन को बताता है या एक विचलन को बताता है कि ये विचलन माध्य से कितनी दूरी पर हैं. इट इज़ अ डेविएशन फ्रॉम द मीन एंड इट इज़ मोर मीनिंगफुल देन द स्कोर इटसेल्फ. इट इज़ मीनिंगफुल. यह अर्थपूर्ण है. क्यों अर्थपूर्ण है? क्योंकि ये डेविएशन को शो कर रहा है, यानी ये विचलन को शो कर रहा है कि ये माध्य से कितनी दूरी पर, चाहे वो दायां तरफ हो चाहे वो बायां तरफ हो, ये बताने की कोशिश करता है. अगर हम देखें तो जब हमें किसी भी छात्र के जो है परफॉर्मेंस को या अचीवमेंट को हम अचीवमेंट को किसी परीक्षण में अगर तुलना करते हैं अन्य छात्रों के साथ, तो जो मूल प्राप्तांक वट एवर द रॉ स्कोर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम दोज टेस्ट स्कोर्स दैट आर derived or converted into a standard score. उसको बदल दिया जाता है. मूल प्राप्तांकों को हम क्या कर देते हैं, बदल देते हैं मानक प्राप्तांकों में. क्योंकि इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जो मानक प्राप्तांक हम प्राप्त करेंगे, जिस मापन में हमने जो मापन हमने किया है, उस मापन की इकाई जो होगी उसमें वो एक यूनिफॉर्म होगी. दोज यूनिट ऑफ मेजरमेंट्स आर यूनिफॉर्म एंड इट हैज़ मीनिंगफुल, इट हैज़ मीनिंग बिकॉज it can be compared from the one distribution to another distribution despite the change in the unit. यानी हमारा जो यूनिट होगा जो है 1 सिग्मा है या 2 सिग्मा है या 3 सिग्मा यूनिट है, तो हमारा विचलन जो है वो हमारा यूनिट है वो चेंज नहीं होता है, यूनिफॉर्म होता है.
और बिना किसी प्राप्तांकों के आकार में किसी प्रकार का कोई हम परिवर्तन नहीं कर पाता है आदमी, तो इसलिए स्टैंडर्ड स्कोर्स है। और इसका उपयोग प्रायः जो है परीक्षणों की व्याख्या करने में या उसकी विवेचना करने में किया जाता है। इट इज़ अ वेरी यूजफुल इन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इंटरप्रिटेशन और टू एक्सप्लेन द टेस्ट स्कोर। दिस स्टैंडर्ड स्कोर्स ये बताता है, ये मानक प्राप्तांक ये बतलाता है कि मानक विचलन की इकाई, ये बताता है मानक विचलन की इकाई के रूप में प्राप्तांक माध्य से कितनी दूरी पर है। ये बताता है कि मानक विचलन की इकाई के रूप से माध्य से कितना दूरी, यानी माध्य बीच में है। नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व को आप देखिएगा तो माध्य बीच में है, और उससे इस माध्य से कितना ज़्यादा वो यूनिट इकाई जो है विचलन वो क्या बोलते हैं दूरी पर है, चाहे वो दायां तरफ हो चाहे वो बायां तरफ हो। सो यहाँ पर जेड स्कोर को हम अगर डिफाइन करें कि जेड स्कोर जो स्टैंडर्ड स्कोर है दैट इज इक्वल टू x माइनस ए डिवाइडेड बाय सिग्मा, वेयर x इज द रैंडम स्कोर्स, सॉरी रॉ स्कोर्स, or raw scores, it may be called random scores, and x bar is the mean value of the scores, and sigma is the standard deviation, मानक विचलन है। और let us take the example. Suppose a student who scores 60 marks and 45 marks and 40 marks respectively in maths, physics, chemistry on amongst the students with their mean value 50 and standard deviation 10. So Z scores in case of maths that is equal to 60 minus 50 divided by 10, that is plus 1 sigma plus 1.0 sigma. In case of chemistry, in case of physics, which the student has scored 45, so 45 minus 50 divided by 10, so 45 minus 50, that is equal to minus 5 divided by 10, that is minus 0.5 sigma. And in case of chemistry, 40 minus 50 divided by 10, so minus 10 divided by 10, that is minus 1 sigma. So we got 3 standard scores in the various respective subjects, that is plus 1.0 sigma, second case minus 0.5 sigma, in case of chemistry minus 1 sigma, 1.0 sigma. So how it has been used? So whenever these standard deviation these scores has been utilized whenever we use normal probability table to get the number of percentage of students who got those values, in case of that plus 1 sigma, minus 1 sigma, minus 0.5 sigma. So from the mean value 1 plus 1 sigma, that means from the mean it is split from 0 to plus 1 sigma. In case of mass, in case of minus 0.5, so it is on the left side of the mean, that is negative value side. So similarly minus 1 sigma, so it is negative side of the normal probability curve. So on the basis of the sigma scores, we are able to determine how much
percentage of students are on that side, either on that positive side, either on the negative side, depending upon the scores obtained by the students. So from the application point of view, whenever we interpret on NPC, it can be explained that up to plus 1.0 sigma area covered between mean and the one standard unit. So this is very important. We are able to interpret, compare the scores with the another distribution. तो कंपैरेबिलिटी तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं, उसकी विवेचना कर सकते हैं, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है. So that score is all about. Now we discuss on the T scores. In case of study score, we see that there is a decimal or negative unit of standard deviation. Whenever we calculate it, suppose minus 1.0 sigma, minus 0.5 sigma. So in order to avoid the decimal and negative value in the Z scores, another standard score has been devised with the mean value 50 and the standard deviation 10. So T score is equal to 50 plus 10Z, where Z is equal to x minus x bar divided by sigma. So T, that is equal to 50 plus 10 multiplied by, at numerator, x minus x bar divided by sigma in the denominator. So there are so many standard scores which are used in measuring the relative positions in statistics from the interpretation point of view. So now in the examination, a question in the long form may be asked, define standard scores, describe elaborately on various standard scores. In the short notes, it may be asked standard scores. Write short notes on standard scores. It may be asked in your objective question that what is the percentage of value, or what is the area between 0 to plus 1.0 sigma, or it may be asked what is the area between percentage of area between minus 1 sigma and plus 1 sigma. So there are so many questions may be asked. It may be asked that what is the Z score value of a particular student who scores such and such. From the calculation point of view, may be asked what is the value of Z. So you have to use the formula and then get the result. So be prepared for your examination, and if you have any doubts, then tell me. I will try to resolve it. Thank you.